नीट का रियल गेम अब स्टार्ट होता है। लास्ट क्लास में हमने ग्लाइकोलिपिड्स और लिपोप्रोटीन्स तक सब क्लियर किया था, लेकिन आज हम एंटर करने वाले हैं उस टॉपिक में जहां से पूरी बायोलॉजी कंट्रोल होती है, न्यूक्लिक एसिड्स। और अगर न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स और बेसिस क्लियर नहीं हुए तो क्वेश्चंस हाथ से निकल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक बिल्कुल ही नया टॉपिक जो पूरी बायोलॉजी को कंट्रोल करता है, दैट इज न्यूक्लिक एसिड। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड का फ्रेश हेडिंग बना लेते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स, और एक एक करके इसके पॉइंट को हम लोग कलेक्ट करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें न्यूक्लिक एसिड की, ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड क्या है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। कहने का मतलब है न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं इसकी रिपीटिंग यूनिट्स हैं, बार 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 न्यूक्लियोटाइड्स के रिपीट होने से न्यूक्लिक एसिड बनता है। तो पहला पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? न्यूक्लिक एसिड को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इस तरह से, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या है बेटा? तो न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हो सकता है कि न्यूक्लियोटाइड क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड जो है इसका मोनोमर है, मतलब ये बार बार रिपीट हो रहा है तो न्यूक्लिक एसिड बनता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग लिखते हैं न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये क्या है? दिस इज मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। या फिर इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, दीज आर बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। और ये दोनों क्वेश्चन नीट के लिए एक्सपेक्टेड है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीट के ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमने क्या सीखा? बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्ट न्यूक्लिक एसिड के क्लासिफिकेशन पे आ जाएंगे, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड को क्लासीफाई करने का सबसे सिंपलेस्ट और सबसे फेमस तरीका जो है वो ये है कि हम लोग इसे क्लासीफाई कर देते हैं डीएनए में और आरएनए में, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो एरोज बना लेते हैं पहले, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड का एक टाइप है डीएनए और इसका एक टाइप है आरएनए। आई गेस आप लोगों को इनका फुल फॉर्म पता होगा। डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है। इनका इंटर रिलेशन क्या है आपस में? ठीक है, कि राइबो न्यूक्लिक एसिड से ही डीएनए ड्राइव होता है, ठीक है। इसमें डीऑक्सीजनेशन हो जाता है। कैसे हो जाता है ये हम थोड़ा देर बाद सीखेंगे। या फिर जब हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ रहे थे तो वहाँ राइबोज में हमने पढ़ा था कि किस तरह से राइबोज का डीऑक्सीजनेशन होकर के डीऑक्सीराइबोज बना है। तो उस लॉजिक को हम लोग यहाँ पे फिर से रिपीट करेंगे। तो चलिए डीएनए और आरएनए का हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक एक करके मैं यहाँ पे पॉइंट को लिखना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो डीएनए क्या है बेटा? ठीक है, डीएनए की अगर हम लोग बात करें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इट फॉर्म्स द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ हेरिडिटी। जेनेटिक्स में हेरिडिटी टर्म को हम लोग क्लियर करेंगे जब हम लोग बॉटनी को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि इट फॉर्म्स मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ हेरिडिटी, पहला पॉइंट, ठीक है। एंड इट एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। अब आरएनए के रिलेटेड हम लोग कुछ पॉइंट्स को लिख लेते हैं, ठीक है। तो आरएनए जो है ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा जेनेटिक बेसिस ऑफ हेरिडिटी को बनाए। कुछ वायरसेस में ये जेनेटिक बेसिस का हेरिडिटी बनाता है, बट नॉट ऑलवेज इट फॉर्म्स द जेनेटिक बेसिस ऑफ हेरिडिटी। तो जिन वायरसेस में ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ हेरिडिटी बना देता है, केवल उन वायरस में ये क्या करता है? जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। तो इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, इट एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन सम आरएनए वायरस, ठीक है। अब क्योंकि उन वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, इसीलिए उनको हम लोग आरएनए वायरसेस ही बोलते हैं, ठीक है। इन आरएनए वायरसेस के एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो इनका एग्जाम्पल एक दो यहाँ मैं लिख देता हूँ। TMV दैट इज टोबैको मोजाइक वायरस, रियो वायरस एंड राइस ड्वार्फ वायरस, राइस
ड्वार्फ वायरस। ठीक है, अब फर्दर इस टॉपिक में मूव करने से पहले डीएनए से रिलेटेड मैं कुछ 1-2 पॉइंट नोट्स में लिखवा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं साइड हेडिंग बना लेता हूँ, नोट्स रिगार्डिंग डीएनए। ठीक है, कुछ 1-2 पॉइंट्स हमें डीएनए के रिगार्डिंग में याद होना चाहिए। ठीक है, सो डीएनए वाज फर्स्ट आइसोलेटेड इन 1869 फ्रॉम न्यूक्लियस, बहुत सारा न्यूक्लियस है इसलिए प्लूरल में लिख रहे हैं, न्यूक्लियाई ऑफ पस सेल्स। पस सेल्स कहने का मतलब है WBC। एक्चुअली क्या होता है, हॉस्पिटल्स में लोग जो बैंडेज उसको कचड़े में फेंकते थे, तो फ्रेडरिक माइशर नाम के एक साइंटिस्ट थे कि उस कचड़े में से जो बैंडेज में पस लगा रहता था, उस पस से उन्होंने डीएनए को आइसोलेट किया था। तो जो दुनिया के लिए कचड़ा था, फ्रेडरिक माइशर के लिए क्या बन गया, उनके लिए ये नोबेल मॉलिक्यूल को डिस्कवर करने का एक सोर्स बन गया। ठीक है, फर्दर हम लोग इसमें यहाँ पे लिखते हैं कि क्योंकि ये जो है न्यूक्लियस से निकाला था फ्रेडरिक माइशर ने, इसीलिए इनिशियली उन्होंने इसका नाम न्यूक्लिन रखा था। इनिशियली कॉल्ड एज न्यूक्लीन एज फाउंड इन न्यूक्लियस। ठीक है, लेकिन ये जो न्यूक्लीन जो इसका नाम रखा, तो ये जो न्यूक्लीन जो था वो नेचर से एसिडिक था। ठीक है, इट वाज एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो इसकी इन 2 बातों की वजह से, क्योंकि एक तो ये न्यूक्लियस से निकला तो इसका नाम रखा न्यूक्लीन, दूसरा ये नेचर से एसिडिक था, तो इन 2 प्रॉपर्टीज़ की वजह से, ठीक है, इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को मैं यहाँ बॉक्स में डाल देता हूँ। इस मॉलिक्यूल का नाम रख दिया गया न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आई होप आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। ठीक है, फर्दर अब हम लोग जो हमने फ्लो चार्ट बनाया था, उस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग हम लोग डीएनए और आरएनए को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी ना तो मैं स्पेसिफिक होकर के डीएनए की बात कर रहा हूँ, ना तो मैं स्पेसिफिक होकर के आरएनए की बात कर रहा हूँ, मैं इन दोनों को इन जनरल लेकर के बात कर रहा हूँ। हमने सीखा था न्यूक्लिक एसिड का जो रिपीटिंग यूनिट है, इसके जो मोनोमर्स हैं उनको हम लोग न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो अगर इनके न्यूक्लियोटाइड को हम लोग समझ गए तो हम लोग न्यूक्लिक एसिड को भी समझना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग न्यूक्लियोटाइड को समझना, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फ्रेश हेडिंग बना लेते हैं न्यूक्लियोटाइड्स का। ठीक है, और अगर न्यूक्लियोटाइड्स को हम लोग देखें तो न्यूक्लियोटाइड्स जो इसके मोनोमर हैं, इसके मोनोमर जो हैं अगेन वो 3 कंपोनेंट से बने होते हैं, और इनके 3 कंपोनेंट हैं नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट। ये तीनों आपस में जब जुड़ जाते हैं, इनके बीच में बॉन्डिंग होती है, तब जा करके एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा यहाँ पे कि न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है, नाइट्रोजनस बेस होते हैं इनमें। ठीक है, इन नाइट्रोजनस बेस को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में NB भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये नाइट्रोजनस बेस जो है इनका बॉन्डिंग हो जाता है, ये यहाँ पे जिगजैग लाइन से मैं बॉन्डिंग को दिखा रहा हूँ। इसका बॉन्डिंग हो जाता है पेंटोज शुगर के साथ। किसके साथ? पेंटोज शुगर के साथ। ठीक है, और इन पेंटोज शुगर का फर्दर बॉन्डिंग हो जाता है किनके साथ? तो हम लोग कहेंगे फॉस्फेट के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या क्या बातें याद रखनी है? हमें यहाँ पे ये बातें याद रखनी है कि रिस्पेक्टिव यूनिट्स के बीच में कौन कौन से बॉन्ड्स हैं और उनका नाम क्या है। तो नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर के बीच में जो ये वाला बॉन्ड है, इस बॉन्ड का नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे शुगर आ रहा है। ठीक है, हमने देखा था एक कार्बोहाइड्रेट दूसरे कार्बोहाइड्रेट से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू जुड़ा रहता है, तो पेंटोज शुगर भी तो कार्बोहाइड्रेट है और ये जुड़ा है नाइट्रोजनस बेसिस के साथ। ये बात अलग है कि ये दूसरे कार्बोहाइड्रेट के साथ नहीं जुड़ा है, बल्कि नाइट्रोजनस बेस के साथ जुड़ा है, और इस नाइट्रोजन बेस में जो है वो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल आएगा। तो यहाँ पे जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा वो बनेगा N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। लेकिन नीट में हम लोग सिर्फ इसको ग्लाइकोसिडिक ही बॉन्ड अभी मानेंगे। जिस तरह कार्बोहाइड्रेट में मैंने आपको बताया था कि ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी कुछ होता है, लेकिन नीट के लिए सिर्फ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कह देना काफी है। इसी तरह से N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो न्यूक्लियोटाइड में होता है, लेकिन नीट पर्सपेक्टिव में अगर हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी जान जाते हैं तो इतना हमारे लिए काफी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो नाइट्रोजनस बेस है यहाँ पे, ठीक है, वो जुड़े हैं पेंटोज शुगर से एक बॉन्ड के थ्रू, और इस बॉन्ड का नाम है ग्लाइकोसिडिक
ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, या प्रॉपर्ली हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, लेकिन हम लोग केवल इसको याद रखते हैं तो वो हमारे लिए काफ़ी है। अगेन क्या हो रहा है, ये पेंटोज शुगर जो है जुड़ा हुआ है फॉस्फेट के साथ, एक और बॉन्ड के साथ। ठीक है, तो इस बॉन्ड का यहाँ पे नाम है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ठीक है, कहने का मतलब है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड पेंटोज शुगर और फॉस्फेट को आपस में जोड़ देते हैं। ये है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। अगेन दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आने वाला है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो उससे कंफ्यूज मत कीजिएगा। अभी हम सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं कि न्यूक्लियोटाइड में जो पेंटोज शुगर है वो फॉस्फेट से जुड़ा है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड के साथ। ठीक है, चलिए फर्दर इस कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, है ना। हमने क्या देखा यहाँ पे कि नाइट्रोजनस बेस विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हैज़ बॉन्डेड विद पेंटोज शुगर। ठीक है, तो जब नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ जाता है, ठीक है, तो इन दो स्ट्रक्चर को साथ में मिला करके, मतलब नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर, इनको आपस में मिला करके हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, इसी तरह ये न्यूक्लियोसाइड, मतलब नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर आपस में मिलकर के न्यूक्लियोसाइड बना। अब ये न्यूक्लियोसाइड फर्दर इस बॉन्ड के थ्रू फॉस्फेट से जुड़ रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं न्यूक्लियोसाइड जुड़ गया फॉस्फेट के साथ, या न्यूक्लियोसाइड की यूनिट को तोड़ तोड़ के भी बोल सकते हैं। नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट जब आपस में जुड़ गए तब जा करके जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है कि न्यूक्लियोसाइड जुड़ गया है अब किसके साथ, फॉस्फेट के साथ। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड की यूनिट्स तो नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर है ना, तो नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर को साथ मिला करके भी हम लोग बोल सकते हैं जब ये फॉस्फेट के साथ जुड़ गए तो बनता है यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ये स्कीम आप लोगों को याद रखना है कि किसके आपस में मिलने से क्या बन रहा है और उनका रिस्पेक्टिव नाम क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम लोग सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर और किस तरह से जब ये न्यूक्लियोसाइड जब फॉस्फेट से जुड़ जाता है तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं। चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो जब भी, ठीक है, एक तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस हो जाए, चाहे न्यूक्लियोसाइड हो जाए, चाहे न्यूक्लियोटाइड हो जाए, एक तरीका मैं बता रहा हूँ कि आप लोग कैसे उसके स्ट्रक्चर को बनाइएगा, या जब आप डीएनए का कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाइएगा तो क्या आप लोगों को फॉलो करना है। सबसे पहले आप लोगों को फॉलो करना है कि आप लोगों को पेंटोज शुगर के मॉलिक्यूल को बना देना है। ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूं मैं बनाने से पेंटोज शुगर के मॉलिक्यूल से। जैसा कि हमने कार्बोहाइड्रेट में राइबोस को देखा था, ठीक उसी को फॉलो करते हुए मैं यहाँ पे राइबोस के मॉलिक्यूल को बना रहा हूँ। यहाँ मैं बॉन्ड को डार्क कर रहा हूँ, इसका मतलब दीज आर द बॉन्ड्स विच आर कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया एक राइबोस शुगर। ठीक है, अब कंप्लीट मैं यहाँ ग्रुप्स को नहीं रखूंगा क्योंकि ग्रुप्स को मैं ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट में समझा दिया हूँ। बस यहाँ पे मैं नाइट्रोजनस बेस किस तरह से राइबोस शुगर से जुड़ा है उसको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर क्या है हमारा, यहाँ पे ये एक पेंटोज शुगर है। ठीक है, अब ये पेंटोज शुगर जुड़ गया है बेटा किसी नाइट्रोजनस बेस के साथ। ठीक है, ये जुड़ चुका है नाइट्रोजनस बेस के साथ। ठीक है, तो हमने देखा था यहाँ पे कि पेंटोज शुगर जिसको मैंने पहले यहाँ पे बना लिया है, ठीक है, ये जुड़ा किसके साथ, ये जुड़ा नाइट्रोजनस बेस के साथ, तो जो बॉन्ड बना ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना। ठीक है, तो वही बात तो मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा रहा हूँ कि ये क्या है, ये यहाँ पे पेंटोज शुगर है। ठीक है, और ये जुड़ा है किसके साथ, ये जुड़ा है नाइट्रोजनस बेस के साथ। ठीक है, तो जो बॉन्ड यहाँ पे बना है बेटा उस बॉन्ड का नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके किसके बीच में है, तो ये है नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर के साथ, या ऐसा भी बोल सकते हैं ये है पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस के साथ। तो इन दोनों के आपस में मिलने से जो बेटा स्ट्रक्चर बनता है वो क्या होता है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अब नीट यहाँ पे आपके साथ बदमाशी करेगा। बदमाशी क्या करेगा, नीट क्वेश्चन को बहुत घुमा करके पूछेगा कि न्यूक्लियोसाइड का हाइड्रोलिसिस हो गया है। न्यूक्लियोसाइड का हाइड्रोलिसिस होने का मतलब है कि न्यूक्लियोसाइड में जो बॉन्ड है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये पानी के प्रेजेंस में टूट गया है। तो इसके टूटने से आपको क्या क्या मिलेगा, तो इसके टूटने से आपको वही ना मिलेगा जिनसे ये बना हुआ है, जो इनके कॉम्पोनेंट हैं। इनके कॉम्पोनेंट क्या है, पेंटोज शुगर है और नाइट्रोजनस बेस है। ठीक है, तो नीट क्या क्वेश्चन आपसे करेगा, नीट क्वेश्चन करेगा आपके साथ कि न्यूक्लियोसाइड
न्यूक्लियोसाइड का हाइड्रोलिसिस हो गया। हाइड्रोलिसिस हो गया कहने का मतलब है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस हो गया है। ठीक है, तो कंपोनेंट्स में हमें क्या मिलेंगे? कंपोनेंट्स में हमें मिलेगा यहाँ पे नाइट्रोजीनस बेस एंड पेंटोज शुगर। ठीक है, अब नीट क्वेश्चन को और घुमा सकता है। क्वेश्चन नीट करेगा कि हाइड्रोलिसिस ऑफ न्यूक्लियोसाइड वुड नॉट यील्ड, तो इन दोनों के अलावा जो कुछ भी लिखा रहा है स्टेटमेंट में वो तो नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि फॉस्फेट इसका अगला कंपोनेंट है, अक्सर ऑप्शन में फॉस्फेट दे देते हैं। तो जब न्यूक्लियोसाइड के रेस्पेक्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाइड्रोलिसिस ऑफ न्यूक्लियोसाइड कुड नॉट यील्ड और ऑप्शन में फॉस्फोरिक एसिड है, तो आप लोग फॉस्फोरिक एसिड पे टिक लगा दीजिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड के स्ट्रक्चर को सीखा। अब हम सीखेंगे न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? न्यूक्लियोसाइड में हमें क्या करना है? एक फॉस्फेट को जोड़ देना है। तो अगेन इसके स्ट्रक्चर को बनाएंगे और जो बात मैंने बताई उसको फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पेंटोज शुगर को बना लेंगे। इन बॉन्ड्स को डार्क कर रहा हूँ मैं, मतलब दीज आर द बॉन्ड्स कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है एक नाइट्रोजिनस बेस के साथ, नाइट्रोजिनस बेस। तो ये क्या बना? ये बन गया हमारा एक न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोसाइड क्या होगा? फर्दर ये जुड़ जाएगा किसके साथ? फॉस्फेट के साथ। तो फॉस्फेट को दिखाने का ये तरीका होता है, एक सर्किल के अंदर हम लोग पी लिख देते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बना ये क्या बन गया? एक न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, जहाँ पे पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेस के बीच में जो बॉन्डिंग है, इस बॉन्डिंग का नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, और इस पेंटोज शुगर, ठीक है, और इस पेंटोज शुगर और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड है, ठीक है, उसका नाम है फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, दिस इज फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। इसी बात को तो हमने सीखा, इस पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेस के बीच में जो बॉन्ड है वो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो यहाँ पे भी हमने क्या दिखाया था? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, अब इस पेंटोज शुगर और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड है वो है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो यही तो हमने सीखा था, इसके बीच में जो बॉन्ड है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो जो हमने यहाँ पे सिंपली सिर्फ लैंग्वेज में लिखा था, एक्चुअल में उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। और हमने लैंग्वेज में क्या सीखा था? हमने सीखा था कि जब पेंटोज शुगर जो कि बीच में है नाइट्रोजिनस बेस से जुड़ता है तब जाके बनता है न्यूक्लियोसाइड। इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे, जहाँ पे पेंटोज शुगर जुड़ा हुआ है नाइट्रोजिनस बेस के साथ, इसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। ठीक, और हमने क्या सीखा था? जब ये न्यूक्लियोसाइड है ना फॉस्फेट से जुड़ जाता है, ठीक है, तब बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं इसको डायग्राम पे। जब ये न्यूक्लियोसाइड जुड़ जाएगा किसके साथ? फॉस्फेट के साथ। और न्यूक्लियोसाइड है तो इसके कंपोनेंट्स ऑब्वियसली नाइट्रोजिनस बेस या फिर पेंटोज शुगर होंगे। मतलब नाइट्रोजिनस बेस और पेंटोज शुगर फॉस्फेट के साथ जुड़ गया, या नाइट्रोजिनस बेस और पेंटोज शुगर एज न्यूक्लियोसाइड जब ये फॉस्फेट के साथ जुड़ जाते हैं तब बनता है जाकर के न्यूक्लियोटाइड, जो कि न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर या फिर रिपीटिंग यूनिट है। इस बात को भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या हुआ है? अब न्यूक्लियोसाइड जो है वो जुड़ गया है फॉस्फेट के साथ। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे ये बन गया है यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड। और इसी स्ट्रक्चर के, ये स्ट्रक्चर जो हमने यहाँ पे बनाया है न्यूक्लियोटाइड का, इसी का बार बार 10⁻⁶ टाइम्स 10⁹ टाइम्स रिपीट होने से बनते हैं हमारे न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब अगेन नीट यहाँ से क्वेश्चन करेगा हाइड्रोलिसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। हाइड्रोलिसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड कहने का मतलब है इसका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी टूट गया है और इसका फॉस्फोएस्टर बॉन्ड भी टूट गया है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये सब टूट गया है। तो हमें इनके टूटने के बाद, इनके हाइड्रोलिसिस के बाद क्या मिलेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, इसके हाइड्रोलिसिस के बाद हमें नाइट्रोजिनस बेस मिलेगा, पेंटोज शुगर मिलेगा और फॉस्फेट मिलेगा। अब क्योंकि फॉस्फेट इसके साथ जुड़ गया है तो न्यूक्लियोटाइड बन गया है। क्वेश्चन यहाँ पे कंफ्यूज कर देता है कि फॉस्फेट जो है वो न्यूक्लियोसाइड के हाइड्रोलिसिस से नहीं मिलेगा, लेकिन न्यूक्लियोटाइड के हाइड्रोलिसिस से हमें फॉस्फेट मिलेगा। ठीक है, तो इतनी बातों को आपको याद रखना है। ठीक है, फर्दर मूव ऑन करते हैं हम लोग हमारे टॉपिक में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमने जो न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट्स देखे हैं, क्या इनके 3 कंपोनेंट्स देखे हैं? हमने देखा है नाइट्रोजिनस बेस, हमने देखा
है पेंटोज शुगर और हमने देखा है फॉस्फेट। इनके 3 कंपोनेंट्स को एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं नाइट्रोजिनस बेस की। तो फ्रेश हेडिंग हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं नाइट्रोजिनस बेस का, नाइट्रोजीनस बेस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग NB भी लिख लेते हैं, ठीक है। अब नाइट्रोजीनस को अगर हम लोग एक लाइन में डिफाइन करना चाहें तो इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं नाइट्रोजीनस बेस आर हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर इसके बारे में आप लोगों को समझाता हूँ। दीज आर हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक कहने का मतलब है कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, ठीक है, नाइट्रोजिनस बेस का जो स्ट्रक्चर है उसमें हेट्रोसाइक्लिक कहने का मतलब ये है कि इसके स्ट्रक्चर में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम भी हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा हमें कौन और एटम देखने को मिलेगा? तो वो एटम है यहाँ पे नाइट्रोजन। तो 2 वर्ड्स को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, मतलब इसके स्ट्रक्चर में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन भी देखने को मिलेगा। हम लोग बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं ना बेटा, तो बायोमोलिक्यूल्स में क्या सीखा था? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, हमने यही पढ़ा था ना। दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है तो कार्बन और हाइड्रोजन या उसके डेरिवेटिव्स होंगे। तो अगर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा इसमें कोई और एटम होगा तो वैसे स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे क्या? हेट्रोसाइक्लिक। और क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है तो हम लोग इसको कह रहे हैं हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्ट इस नाइट्रोजिनस बेस का क्लासिफिकेशन कर देंगे। तो नाइट्रोजिनस बेस जो है बेसिकली ये 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं प्यूरिन्स, एक होते हैं पाइरिमिडीन्स, ठीक है। और अगेन यहाँ से ये जो टॉपिक है बहुत बहुत इंटरेस्टिंग एज वेल एज इम्पोर्टेंट भी हो जाता है, ठीक है। हमें प्यूरिन्स एंड पाइरिमिडीन्स के स्ट्रक्चर को हर हाल में याद रखना ही रखना है, ठीक है। तो अगर हम लोग प्यूरिन के स्ट्रक्चर की बात करें तो प्यूरिन्स में बेटा क्या होते हैं? 2 रिंग हमें देखने को मिलते हैं और पाइरिमिडीन में हमें केवल 1 रिंग देखने को मिलेगा। इस बात को याद रखिए कि प्यूरिन के स्ट्रक्चर में हमें 2 रिंग देखने को मिलेंगे और पाइरिमिडीन के स्ट्रक्चर में हमें केवल 1 रिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग प्यूरिन के स्ट्रक्चर को बनाना समझते हैं, ठीक है। तो प्यूरिन में जो है 1 रिंग पाइरिमिडीन का होता है। मेरी बात को ध्यान से समझिए, मैं कह रहा हूँ इस प्यूरिन में 1 रिंग होता है पाइरिमिडीन का, मतलब प्यूरिन का 1 रिंग जो है वो खुद पाइरिमिडीन है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर, प्यूरिन के रिंग का जो स्ट्रक्चर है, उसके 1 रिंग का स्ट्रक्चर है वो पाइरिमिडीन जैसा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ प्यूरिन में 1 रिंग जो है वो है पाइरिमिडीन रिंग, और इसमें जो दूसरा रिंग है उसको हम लोग कहते हैं इमिडाजोल रिंग। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए प्यूरिन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक पाइरिमिडीन रिंग बनाएंगे, ठीक है। ये क्या हो गया? ये प्यूरिन का पाइरिमिडीन रिंग हो गया। और प्यूरिन का ये पाइरिमिडीन रिंग एक और रिंग से जुड़ा होता है जिसका नाम है इमिडाजोल रिंग, ठीक है। और प्यूरिन के पाइरिमिडीन रिंग में क्या होता है, कुछ इस तरह से ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। जहाँ पे प्यूरिन रिंग इमिडाजोल से जुड़ा हुआ है, सबसे पहले आप लोग वहाँ पे एक डबल बॉन्ड रखेंगे और उसके बाद ऑल्टरनेट फैशन में, मतलब एक पोजीशन को छोड़ करके आप लोग डबल बॉन्ड को रखने लगेंगे, ठीक है। और इमिडाजोल जो है, इमिडाजोल की इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड होता है। आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। प्यूरिन में 1 रिंग जो है वो पाइरिमिडीन का होता है, पाइरिमिडीन, और प्यूरिन में 1 रिंग जो होता है वो इमिडाजोल का होता है, ठीक है। तो इन रिंग्स को समझने के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमें समझनी है वो हमें इस रिंग का नंबरिंग करना समझना है, ठीक है। तो जब भी हम प्यूरिन रिंग में नंबर करेंगे और प्यूरिन रिंग हमें इस तरह से देखने को मिलेगा तो उसमें हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। हो सकता है कभी कभी बुक्स में या किताबों में, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को पलट के बना दे। मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे पाइरिमिडीन रिंग बना दे और इसके इस तरफ इमिडाजोल रिंग बना दे, ठीक है। तो इस तरह से भी ये स्ट्रक्चर बना सकता है, ठीक है। तो हमें क्या याद रखना है, हमें एक मेथड को याद रखना है, ठीक है। और उसी मेथड को जैसा क्वेश्चन, जैसा स्ट्रक्चर बना के आएगा उसके अकॉर्डिंग हमें उसे अप्लाई करते जाना है। तो मैं सिंपली आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप एक ही स्ट्रक्चर को याद रखिए और जो स्ट्रक्चर आए उसके अकॉर्डिंग आप लोग अप्लाई करते जाइए। तो अगर इस तरह का स्ट्रक्चर आप लोगों को प्यूरिन का देखने को मिले जहाँ पाइरिमिडीन रिंग लेफ्ट साइड है और इमिडाजोल रिंग राइट साइड है, तो ऐसे प्यूरिन रिंग में हम लोग नंबरिंग ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे, ठीक है। और इसका जो नंबरिंग का पोजीशन है, ठीक है,
वो स्टार्ट हो जाएगा इस पोजीशन से जहाँ मैं नंबर 1 लिख रहा हूँ, और एंटी क्लॉकवाइज मूव करूंगा तो ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है, ये फोर्थ पोजीशन है, ये इसका फिफ्थ पोजीशन है, ये इसका सिक्स्थ पोजीशन है, सिक्स्थ के बाद अगेन ये इसका सेवंथ पोजीशन है, ये एट्थ पोजीशन है और ये इसका नाइन्थ पोजीशन है। ठीक है, और प्यूरिन के इन पोजीशंस में हमने क्या बोला था कि ये हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। ठीक है, तो प्यूरिन के इन पोजीशंस में से जो नाइट्रोजन है वो प्रेजेंट रहेगा 1379 पोजीशन पे, मतलब नाइट्रोजन प्रेजेंट रहेगा पोजीशन 1 पे, नाइट्रोजन प्रेजेंट रहेगा पोजीशन 3 पे, नाइट्रोजन प्रेजेंट रहेगा पोजीशन 7 पे, नाइट्रोजन प्रेजेंट रहेगा पोजीशन 9 पे, ये इसकी 9th पोजीशन है। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है कि प्यूरिन्स में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है इट इज प्रेजेंट एट पोजीशन 1, 3, 7 एंड 9। तो यहाँ तक हमने प्यूरिन के मॉलिक्यूल को बनाना सीखा, ये इसका बेसिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, अभी इसमें और डिटेलिंग करेंगे जब हम लोग प्यूरिन के टाइप्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने प्यूरिन्स के बेसिक मॉलिक्यूल को बनाया, अब हम लोग पायरिमिडीन के बेसिक मॉलिक्यूल को बनाएंगे। तो पायरिमिडीन में क्या होता है बेटा, केवल एक रिंग होता है, इस रिंग को हम लोग पायरिमिडीन रिंग ही बोलते हैं। ठीक है, और पायरिमिडीन का आप लोगों को कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिले जहाँ पे डबल बॉन्ड हमने कहाँ दे दिया है, सबसे पहले राइट साइड में दे दिया है और इसको बेस मानते हुए अल्टरनेट फैशन में हमने डबल बॉन्ड दिया है। ठीक है, अगर ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए आपको, ठीक है, जहाँ पे डबल बॉन्ड लेफ्ट साइड में है, ठीक है, तो हम लोग याद सिर्फ इसको रखेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आया तो जो हमने याद रखा है उसके बेसिस पे हम लोग पोजीशंस एंड उसके बेसिस पे हम लोग ग्रुप्स को रखेंगे। तो पायरिमिडीन में जो हम लोग नंबरिंग करेंगे, पायरिमिडीन में नंबरिंग हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे। अब इस क्योंकि ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं ना बेटा, तो ये 3D स्पेस में घूम रहे हैं। यहाँ पे कॉपी पे दिखाने के लिए हम लोग लेफ्ट राइट पोजीशन की बात कर रहे हैं, लेकिन 3D स्पेस में कौन पोजीशन घूम के कहाँ चला जाए कोई नहीं जानता। तो ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है, एक को बेस मान के आप याद रखिए, बाकी जैसा क्वेश्चन आए उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई करते जाइए। तो पायरिमिडीन में जो हम लोग नंबरिंग करेंगे वो हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे और उसका स्टार्ट हम लोग इस पोजीशन से करेंगे। ये नंबर 1 है और क्लॉकवाइज हम लोग मूव करेंगे तो ये इसका नंबर 2 पोजीशन, ये 3rd पोजीशन, ये 4th पोजीशन, ये 5th पोजीशन और ये 6th पोजीशन। अगेन पायरिमिडीन भी क्या है, हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो इसमें भी नाइट्रोजन होगा। नाइट्रोजन किस पोजीशन पे होगा, इसके पोजीशन को याद रखने के लिए आप प्यूरिन के पोजीशन को ही याद रखिए, 1, 3, 7, 9। लेकिन पायरिमिडीन में 7, 9 पोजीशन तो है ही नहीं, अगर है ही नहीं तो यहाँ पे नाइट्रोजन भी नहीं होगा। ठीक है, तो कौन कौन पोजीशन यहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ पे पोजीशन पॉसिबल है पोजीशन 1 एंड पोजीशन 3rd। तो यहाँ पे पोजीशन 1 एंड पोजीशन 3rd पे क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। पोजीशन 1 एंड पोजीशन 3rd कंटेन्स नाइट्रोजन इन पायरिमिडीन रिंग। अब इतनी बातों को, जितनी बातों को मैंने अभी आपको डायग्राम पे सिखाया, इसको अब हम लोग एक एक करके नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग प्यूरिन्स के पॉइंट को नोट डाउन करते हैं। तो प्यूरिन्स क्या है बेटा, इट इज 2 मेंबर्ड रिंग, 2 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, हमने क्या देखा, नाइट्रोजन कहाँ पे प्रेजेंट है इसमें, 1379 पोजीशन में। ठीक है, और यहाँ पे जो 2 मेंबर्स हैं वो क्या है, एक मेंबर है इसका पायरिमिडीन और एक मेंबर है इसका इमिडाजोल। ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना करें। ठीक है, इसके जो 2 मेंबर्स हैं, इसका एक मेंबर है पायरिमिडीन। ठीक है, देखिए ये जो पायरिमिडीन मैंने बनाया है यहाँ पे, ये पायरिमिडीन जो मैंने बनाया है यहाँ पे वो बिल्कुल इसके तरह लग रहा है। इसी में हम इमिडाजोल रिंग लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, ये प्यूरिन बन जाता है। तो प्यूरिन में एक तो पायरिमिडीन रिंग है, ठीक है, दूसरा जो है इसमें इमिडाजोल रिंग है, इमिडाजोल रिंग है। ठीक है, प्यूरिन के नेक्स्ट पॉइंट को अब हम लोग यहाँ लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या याद रखना है कि नाइट्रोजन इज प्रेजेंट एट 1, 3, 7 एंड 9th पोजीशन। ठीक है, तो इतनी बातें इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड हमें याद रखनी है। ठीक है, अगर हम लोग पायरिमिडीन के बारे में लिखें, ठीक है, तो पायरिमिडीन के बारे में हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए कितना रिंग है यहाँ पे। सबसे पहले तो यहाँ पे केवल एक रिंग है, ओनली 1 रिंग। ठीक है, अगला पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग कि नाइट्रोजन इज प्रेजेंट at 1 and 3rd पोजीशन। ठीक है, नाइट्रोजन कहाँ प्रेजेंट है, तो यहाँ 1st एंड 3rd पोजीशन पे। प्यूरिन में कहाँ प्रेजेंट है, तो यहाँ प्रेजेंट है 1st, 3rd, 7th एंड 9th पोजीशन में। ठीक है,
तो यहाँ तक हमने प्यूरिन एंड पायरिमिडीन के बेसिक स्ट्रक्चर को सीखा। फर्दर ये प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स की टाइप्स होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्यूरिन के टाइप्स को लिख लेते हैं। तो जो प्यूरिन्स है बेटा, इस प्यूरिन्स के 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक होता है इसमें एडेनिन, जिसको हम लोग सिंबॉलिकली ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है ग्वानिन, जिसको हम लोग सिंबॉलिकली जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे हम लोग दोबारा लौटेंगे, लेकिन यहाँ लौटने से पहले हम लोग अब पायरिमिडीन को क्लासीफाई कर लेते हैं। ये पायरिमिडीन जो है बेटा, ये फिर 3 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। इसके एक टाइप को हम लोग कहते हैं साइटोसिन, और सिंबॉलिकली इसे हम लोग सी से दिखाते हैं। इसकी दूसरी टाइप है यूरेसिल, और सिंबॉलिकली इसे हम लोग यू से दिखाते हैं। और इसकी लास्ट टाइप है थाइमीन। थाइमीन की स्पेलिंग को बहुत ध्यान से याद रखिए, THYMINE। THI अगर देगा तो वो थाइमीन नहीं है, वो दूसरा थाइमीन है, वो एक तरह का वाइटामिन है। लेकिन न्यूक्लियोटाइड से रिलेटेड थाइमीन आए तो उसकी स्पेलिंग आपको क्या याद रखनी है? उसकी स्पेलिंग आपको याद रखनी है THY, और अगर THI आ जाएगा तो वो वाइटामिन होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी देता है, स्पेलिंग 2 तरह का लिखा रहता है, आपको THY वाले में टिक करना होता है अगर वो न्यूक्लियोटाइड के रेस्पेक्ट में आता है, ठीक है। तो ये जो थाइमीन है, इसको हम लोग सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं T से, ठीक है। तो यहाँ तक हमने प्यूरिन एंड पायरिमिडीन को फर्दर क्लासीफाई कर लिया है, ठीक है। अब हमें क्या याद रखना है, इनमें से कौन डीएनए में पाया जाता है, इनमें से कौन आरएनए में पाया जाता है, ठीक है। तो जो एडेनिन है बेटा, ठीक है, ये आरएनए और डीएनए दोनों में पाया जाता है, प्रेजेंट इन बोथ आरएनए एंड डीएनए बोथ, ठीक है। ग्वानिन भी आरएनए और डीएनए दोनों में पाया जाता है, आरएनए एंड डीएनए बोथ। साइटोसिन भी आरएनए एंड डीएनए दोनों में पाया जाता है, लेकिन यूरेसिल जो है, ठीक है, ये केवल आरएनए में पाया जाता है। तो इस बात को हम लोग यहाँ पे बहुत ध्यान से लिखते हैं, प्रेजेंट ओनली इन आरएनए, ठीक है। इसी तरह थाइमीन जो है, ये केवल डीएनए में पाया जाता है, प्रेजेंट इन डीएनए। तो यहाँ तक हमने न्यूक्लियोटाइड के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखा, ठीक है। याद रखिए ये सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसी को अप्लाई करके हम लोग फर्दर न्यूक्लिक एसिड को सीख पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आज का फ्लो चार्ट आपने परफेक्टली समझ लिया है, तो अगला वीडियो आपके लिए एक रियल टेस्ट होगा, क्योंकि वहाँ हम नाइट्रोजिनस बेसिस के स्ट्रक्चर और न्यूक्लिक एसिड्स के कॉम्पोनेंट को इतनी डिटेल में समझेंगे कि आपको अपनी प्रिपरेशन का लेवल पता चल जाएगा। दिस इज बायो जमाने साइनिंग ऑफ।